हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लास्ट मिनट मैराथन सेशन में। आज है 21 दिसंबर और आज का ये सीरीज एमसीक्यू स्पेशल सीरीज होने वाला है, जिसमें हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन, है ना। तो कम्युनिकेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके ऊपर बेस्ड बेहतरीन एमसीक्यूज आपके सामने आने वाले हैं और ये मल्टीपल करेक्ट होने वाले हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे हमारे लर्नर्स को प्रॉब्लम हो रहा है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं ऐसे एमसीक्यूज आपसे सॉल्व कराऊं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वहाँ पर एनटीए पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को थोड़ा सा पुश मिल जाता है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी कि हिंदी में देखें तो क्षैतिज संचार का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन है, अ मैनेजर इंस्ट्रक्टिंग अ सबऑर्डिनेट, employees discussing strategies among themselves, a team member communicating with another team member at the same level, या फिर a department head reporting to the CEO। यानी एक प्रबंधक का अधीनस्थ को निर्देश देना, क्या ये क्षैतिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। या फिर कर्मचारियों को आपस में रणनीतियों पर चर्चा करना, क्या ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। या फिर एक टीम सदस्य क्या उसी स्तर के दूसरे सदस्य से संवाद करना, क्या ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। या फिर एक विभाग प्रमुख का सीईओ को रिपोर्ट करना, क्या ये एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ऑप्शंस है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और मेंशन कर देना है कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके जरिए आप अच्छे तरीके से सभी टाइप्स के कम्युनिकेशन को समझ जाओगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता क्या है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है ना। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक स्तर पर सेम लेवल पर कम्युनिकेशन होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है और वर्टिकल का मतलब ये होता है। यानी कि अगर आप बराबर लेवल पे कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आप या तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी सीनियर से जूनियर की तरफ अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा। वर्टिकल हमेशा ये सीधा होगा, खड़ा होगा, और हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसे लेटा हुआ, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अब यहाँ पर आप हो, यहाँ पर ही तो आपके सहपाठी होंगे, आपके कॉलीग होंगे। तो इसलिए वो कम्युनिकेशन जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, उसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जो सेम स्तर पर हो। अब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को अगर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो कम्युनिकेशन एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। बताइए। देखिए, अगर एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कर रहे हैं, कुछ भी अगर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन कभी भी एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होने के लिए एक सेम स्तर पर कम्युनिकेशन होना पड़ेगा, और इसलिए ये वाला इसका सही उत्तर नहीं होगा, ये एक एग्जाम्पल नहीं है। एम्प्लॉयज डिस्कसिंग स्ट्रैटेजीज अमॉन्ग देमसेल्फ, अगर एम्प्लॉय आपस में कोई भी चर्चा कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वो सेम लेवल पे कर रहे हैं, है ना। एम्प्लॉयज कह रहा है और ये सेम लेवल पे हो रहा है, इसलिए ये एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जांपल होगा। तो सेकंड तो होगा ही होगा। अ टीम मेंबर कम्युनिकेटिंग विद अनदर टीम मेंबर एट द सेम लेवल, फिर से ये देखिए सेम लेवल, जैसे ही सेम लेवल आया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी ये भी होगा। अ डिपार्टमेंट हेड रिपोर्टिंग टू सीईओ, तो मान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट हेड है, मान लीजिए कि ये एचआर डिपार्टमेंट के हैं और यहाँ पर की कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट सीईओ को अगर ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन जा रहा है, और ये वर्टिकल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल का, इसलिए ये नहीं होगा। तो 2 एंड 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन हमें इसका सही उत्तर दिख रहा है, केवल 2 और 3। कर्मचारियों को आपस में रणनीतियों पर चर्चा करना और एक टीम सदस्य का उसी स्तर के दूसरे सदस्य से संवाद करना, ये दोनों जो है आपका उदाहरण है क्षैतिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी ऊर्ध्व संचार को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा परिभाषित करता है। पहला है, कर्मचारियों का प्रबंधकों को प्रतिक्रिया देना, यानी फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉइज टू मैनेजर्स। दूसरा ऑप्शन है, ऑर्डर्स इशूड बाय सीनियर मैनेजमेंट टू सबऑर्डिनेट्स, यानी वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अधीनस्थों को आदेश देना। तीसरा ऑप्शन है, कर्मचारियों द्वारा उच्च प्राधिकरण को शिकायतें उठाना, यानी कंप्लेंट्स रेज बाय एम्प्लॉइज टू द हायर अथॉरिटी। या फिर इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीयर्स, यानी
सहकर्मियों के बीच अनौपचारिक चर्चा। बताइए इनमें से सबसे अच्छा परिभाषित ऊर्ध्व संचार या वर्टिकल कम्युनिकेशन को कौन सा कर रहा है। तो जैसा कि मैंने हॉरिजॉन्टल में बताया कि वो सेम लेवल पे होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन हमेशा जो है ना, ये दो अलग अलग लेवल, या तो निचले स्तर से ऊपर वाले स्तर पे होगा, और या फिर ऊपर के स्तर से नीचे होगा। यानी आपके सीनियर से जूनियर या जूनियर से सीनियर, इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो देखिए, इसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं, और वर्टिकल कम्युनिकेशन में दो टाइप के कम्युनिकेशन आते हैं, है ना। देखिए, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया, और इसमें दो टाइप के कम्युनिकेशन आते हैं। एक है अपवर्ड कम्युनिकेशन और एक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो ऊर्ध्व संचार है या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ। और ऊपर कौन है, तो ऊपर के लेवल पे सीनियर है, नीचे के लेवल पे जूनियर है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जूनियर टू सीनियर, है ना। तो अगर एम्प्लॉयज़ फीडबैक दे रहे हैं मैनेजर को, तो यानी एम्प्लॉय जो है वो नीचे के स्तर पर है, और मैनेजर ऊपर वाले स्तर पे है, तो यानी ये एक तरीके से अपवर्ड कम्युनिकेशन का ही एक एग्जांपल हुआ, इसलिए F1 तो होगा ही होगा। ऑर्डर्स इशूड बाय सीनियर मैनेजमेंट टू सबऑर्डिनेट। तो देखिए, ये सीनियर से जूनियर की तरफ आ रहा है, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन अपवर्ड नहीं है, बल्कि ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, क्योंकि सीनियर यहाँ पे है और जूनियर नीचे है, तो सीनियर से जूनियर की तरफ आ रहा है, यानी ये एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। कंप्लेन्स रेज्ड बाय एम्प्लॉयज टू हायर अथॉरिटी। अगर एम्प्लॉयज द्वारा कंप्लेन रेज किया जा रहा है हायर अथॉरिटी को, तो यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन जा रहा है। एम्प्लॉयज यहाँ पर है और हायर अथॉरिटी कह रहा है, यानी उच्च प्रबंधक, उच्च प्राधिकरण जो है, इनको अगर आप कंप्लेंट दे रहे हैं, तो यानी ये एक अपवर्ड कम्युनिकेशन है, तो ये भी हो जाएगा। और इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीयर्स, तो ये तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया ना। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि पीयर्स मतलब सहपाठी, एक लेवल पे ये लोग हैं, ये आपस में अनौपचारिक रूप से कुछ भी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ, वर्टिकल नहीं हुआ। और वर्टिकल के अंदर डाउनवर्ड अपवर्ड आता है, इसलिए 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब हम पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड काइनेसिक्स। बताइए आपको कि अगर हम गैर शाब्दिक संचार, मौखिक नहीं, ये शाब्दिक कर लीजिए, शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये बार बार ट्रांसलेशन में एरर होता है। ये गैर शाब्दिक संचार में निम्नलिखित में से कौन सा काइनेसिक्स माना जाता है। यहाँ पहला ऑप्शन है आपका जेस्चर्स, दूसरा ऑप्शन है फेशियल एक्सप्रेशन, तीसरा ऑप्शन है आई कॉन्टेक्ट, और चौथा ऑप्शन है प्रॉक्सिमिक्स। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड काइनेसिक्स। ए जेस्चर्स, बी फेशियल एक्सप्रेशन, सी आई कॉन्टैक्ट एंड डी प्रॉक्सिमिक्स। बताना है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन करना है और लिख देना है कि क्या लग रहा है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ये हर एक प्रश्न के लिए करेंगे, चाहे मैं अगर बोलना भूल भी जाता हूं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना ही देना है। यहाँ पे गैर शाब्दिक संचार के बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो काइनेसिक्स होता है ना, ये बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है ना, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, और हम अपने मैसेज को कैसे कन्वे करें इससे रिलेटेड है। इसमें जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और दूसरे फिजिकल मूवमेंट आते हैं, है ना। जेस्चर आ जाएगा, पोस्चर आ जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा, और दूसरे फिजिकल मूवमेंट आएंगे। तो जेस्चर्स तो बिल्कुल सही होगा, है ना। जेस्चर्स जो है ना, मूवमेंट होते हैं बॉडी या लिम्स के, जैसे हम वेव कर रहे हैं किसी को। वेव करना मतलब जैसे हाय हेलो आप करते हैं ना, हाथ ऐसे हिला के, तो उसको हम वेव कहते हैं। पॉइंट कर रहे हैं कि वो देखिए, तो वो आप उंगली पॉइंट कर रहे हैं, नॉड कर रहे हैं यानी सिर हिला रहे हैं, तो ये सभी आपके जेस्चर्स हो जाते हैं। ये की एस्पेक्ट हैं काइनेसिक्स के, मीनिंग को कन्वे करने में हेल्प करते हैं बिना किसी शब्दों के इस्तेमाल के, तो जेस्चर तो होगा ही। देखिए, अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बात करें, तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, ये फेशियल कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है ना। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन आता है, तो ये फिर आई कांटेक्ट के बारे में बात करें, तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। लेकिन अगर हम बात करें आपके प्रॉक्सिमिक्स की, तो प्रॉक्सिमिक्स जो है ना, ये फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि आप कम्युनिकेशन करते समय कितना फिजिकल डिस्टेंस रख रहे हो, है ना। फिजिकल डिस्टेंस कितना रख रहे हो, ये डिस्टेंस से रिलेटेड जो जानकारी हम चाहते हैं या फिर जो चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। जैसे एक होता है इंटीमेट डिस्टेंस, यानी बहुत ज़्यादा आप नज़दीक आ जाते हैं, है ना। तो किसी के, तो वो किसके नज़दीक आ सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नज़दीक आ सकते हैं। एक होता है आपका कि आप जो है ना, मास कम्युनिकेशन करते समय कितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, एक क्लासरूम कम्युनिकेशन करते समय कितना डिस्टेंस मेंटेन, ये सभी प्रॉक्सिमिक्स के अंदर आता है ना। तो ये सोशल और कल्चरल रिलेशनशिप को दर्शाता है, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 4 जहाँ जहाँ है, इसको हमने हटा दिया, है ना। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ए ऑप्शन, है ना।
जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ये सभी आपके काइनेसिक्स के अंदर आ जाते हैं, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संकेत, चेहरे के हावभाव और नेत्र संपर्क किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज क्लासिफाइड एज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी संचार के निम्नलिखित में से कौन से अवरोध से को मनोवैज्ञानिक अवरोध माना जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्वाग्रह, दूसरा ऑप्शन है विश्वास की कमी, तीसरा ऑप्शन है खराब सुनने के कौशल और चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय शोर, है ना, यानी प्रीजुडिस, लैक ऑफ ट्रस्ट, पुअर लिसनिंग स्किल या इन्वायरमेंटल नॉइज। बताइए इनमें से कौन से बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के जिसको साइकोलॉजिकल बैरियर कहा जा रहा है ना। अब बताइए, which of the following barriers to communication is classified as a psychological barrier? Prejudice, lack of trust, poor listening skills और environmental noise। अब इसका सही उत्तर आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और दे देना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, अगर हम प्रीजुडिस के बारे में बात करें, पूर्वाग्रह के बारे में बात करें, ये हमारे मन में होता है। साइकोलॉजिकल क्या है? मनोवैज्ञानिक, है ना। मनोवैज्ञानिक मतलब ये चीज़ें आपके मन में धारणाएं बैठी हुई हैं, है ना। तो प्रीजुडिस ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ। अगर ये प्रीजुडिस आपने पहले ही से ही मन में बैठा रखा है कि ये सर से मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, इनको पढ़ाने नहीं आता, वो क्या है? ये प्रीजुडिस है। आपने मुझसे पढ़ा नहीं, बल्कि आपने पहले से ही ये डिसाइड कर रखा है, पूर्वाग्रह आपके मन में। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन में, तो ये तो होगा ही होगा, 1 होगा। लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर हमें हमारे अंदर विश्वास की कमी है किसी भी चीज़ के प्रति, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर ही है ना। लैक ऑफ ट्रस्ट, तो ये भी होगा, क्योंकि ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं। इन्वायरमेंटल नॉइज़ जो है ना, ये कभी भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं होगा, बल्कि ये फिजिकल बैरियर है। जो शोर हो रहा है चारों तरफ, ये फिजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल ये आपके मन में नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो 4 नहीं होने से हमारा ये ऑप्शन हट गया, है ना। और जो आपका ऑल ऑफ द अबव है ये हट गया। अब हमारे पास आ रहा है 1, 2 और 1, 2 एंड 3। अब बताइए, पुअर लिसनिंग स्किल, क्या ये साइकोलॉजिकल बैरियर है? नहीं। अगर आपके अंदर लिसनिंग स्किल खराब है तो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि आपका ये एक जो है ना फिजिकल बैरियर होगा। तो इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा, 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्रीजुडिस और लैक ऑफ ट्रस्ट ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, पूर्वाग्रह, विश्वास की कमी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कम्युनिकेशन टाइप रिलाइज हैविली ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल्स। एक बार फिर से दोहराता हूँ, विच कम्युनिकेशन टाइप रिलाइज हैविली ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल्स। फर्स्ट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, सेकंड इज वर्चुअल कम्युनिकेशन, थर्ड इज लेटरल कम्युनिकेशन और फोर्थ इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। पूछ रहा है, बताइए इनमें से कौन से टाइप का जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मुख्य रूप से तकनीकी आधारित चैनलों पर निर्भर करता है। तो जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल्स पर जो रिलाई करता है उसको हम कहेंगे क्या? आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है जाके, है ना। आई होप कि इसका सही उत्तर आप दे रहे हो। नीचे जाके कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिए मत, है ना। 5वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो को आप लाइक करेंगे तो इससे यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाता है, हमारी छोटी सी कम्युनिटी और बड़ी बनती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचाने के लिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी, वर्चुअल कम्युनिकेशन, वर्चुअल संचार। जो वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है ना, ये वेब पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकता है। वर्चुअल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है आपका? तो ये आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल्स, जैसे ईमेल के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से कर रहे हैं, आप चैट कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, तो ये डिजिटल स्पेस में होता है जहाँ कम्युनिकेशन किसी फिजिकल प्रेजेंस के बिना हो सकता है। आप जूम, जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स है, इन सभी एप्लीकेशन का यूज़ करके ये कम्युनिकेशन करते हैं, यानी ये टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, ये तकनीक के ऊपर आधारित चैनल है। तो वर्चुअल कम्युनिकेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लेटरल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो लेटरल कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे कम्युनिकेशन होता है जो कि सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे पीयर्स आपस में, कॉलीग्स आपस में अगर कर रहे हैं तो ये लेटरल कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई इतना नहीं करता है, नेसेसरली ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, और ये फेस टू फेस या कोई भी मीडियम के थ्रू हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन तो आपको मालूम है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ये अगर सब ऑर्डिनेट यानी जूनियर से सुपीरियर यानी सीनियर की तरफ अगर जा रहा है तो इसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये जो है ना अपने आप में ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल पे ही रिलाई करे। नो, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आपको मालूम है कि जैसे कोई खबर है, जैसे कोई अफवाह फैलता है ना, वो ग्रे पॉइंट होता है। मान लीजिए कि कोई
खबर है उड़ती उड़ती पहुंच रही है, बहुत जल्दी फैल जाती है ना, ये जंगल की आग की तरह फैलती है, वो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। ये इनफॉर्मल होता है, गैर औपचारिक या अनौपचारिक होता है। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन? First is it follows a formal structure. Second is it is rapid and informal in nature. Third is it is often considered a rumor-based communication. And fourth is it occurs only in face-to-face setting. तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। और ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन में जो है, आपको अभी अभी जस्ट मैंने समझाया कि ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, अगर हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के बारे में बात करें ना, तो ये इनफॉर्मल होता है नेचर में, है ना। इनफॉर्मल होता है ना, तो उसके हिसाब से आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 3, ओनली 2, 3 and 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही उत्तर? ग्रे पॉइंट संचार को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा परिभाषित करता है? यह औपचारिक संरचना का पालन करता है, यह तीव्र और अनौपचारिक होता है, इसे अक्सर अफवाह आधारित संचार माना जाता है, या फिर यह केवल आमने सामने की सेटिंग में होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इनफॉर्मल इन नेचर मैंने पहले ही बोला, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ऐसा कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर कभी फॉलो नहीं करता है, स्टेब्लिश या हायरार्कियल स्ट्रक्चर कभी फॉलो नहीं करता है ना। ये बिना किसी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क के ऑर्गेनाइजेशन में फैलने वाला ये अफवाह होता है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 1 होगा ही नहीं, तो फिर ये ऑप्शन हट गया हमारे सामने से, और ऑल ऑफ द अबव हट गया। ऐसे आपको ऑप्शन छांटने सीखने होंगे, तो इससे क्या करोगे, आप एलिमिनेट कर दोगे कुछ ऑप्शन, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। 2 ऑप्शन बचे, बी और सी, इसी में से कोई सही होगा। इट इज़ रैपिड एंड इनफॉर्मल इन नेचर, ये बिल्कुल सही है, 2 तो होगा ही होगा। इट इज़ रैपिड एंड इनफॉर्मल इन नेचर, यानी ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ये बहुत तीव्र होता है और अनौपचारिक होता है, बिल्कुल सही। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड ए र्यूमर बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी ये जो है ना, अक्सर अफवाह आधारित संचार माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने बोला ना कि अफवाह कहा जाता है, तो ये र्यूमर बेस्ड होता है। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जो है ना, ये र्यूमर्स से इसको लिंक करते हैं, है ना। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है या इनएक्यूरेट भी हो सकता है। तो टिपिकली इनफॉर्मल होता है ना, तो इसलिए काफ़ी र्यूमर्स होते हैं, या फिर अनवेरीफाइड फैक्ट्स, जिसे ऐसे फैक्ट्स जो कि वेरीफाइड नहीं है, ऐसे तथ्य शामिल होते हैं इसमें। तो र्यूमर मॉन्गरिंग जो है ना, वो एक पार्ट होता है इसका, ठीक। तो इसलिए ये भी होगा इसका सही उत्तर, 2 और 3। इट अकर्स ओनली इन फेस टू फेस सेटिंग, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है ये टेक्नोलॉजी से भी फैल सकता है। आजकल तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से ही फैलता है। बहुत सारा एआई का यूज़ करके फेक फोटोज़ और वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं लोग, दूसरों को बदनाम करने के लिए। ये क्या होता है? तो ये आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, फेस टू फेस, या फिर जो है आपके गैर मौजूदगी में कैसे भी फैल सकता है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, है ना। तो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो ये रैपिड और इनफॉर्मल इन नेचर होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाता है इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू। अगर फॉर्मल चैनल के थ्रू होता तो ये धीरे होता, लेकिन कोई फॉर्मल ये कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं होता इसका। अगर हम 7वें प्रश्न के बारे में बात करें, इन इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट बैरियर? बताइए, अगर हम अंतर सांस्कृतिक संचार में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख बाधा है? पहला ऑप्शन है स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िवादिता, दूसरा ऑप्शन है एथनोसेंट्रिज्म या जाति केंद्रिता, तीसरा ऑप्शन है लैंग्वेज डिफरेंस या भाषा भिन्नताएं, और चौथा ऑप्शन है फीडबैक क्लैरिटी यानी प्रतिक्रिया की स्पष्टता। तो बताइए, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाधा है, बैरियर है? बैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, है ना। इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट बैरियर? फर्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग, सेकंड इज एथनोसेंट्रिज्म, थर्ड इज लैंग्वेज डिफरेंसेस, एंड फोर्थ इज फीडबैक क्लैरिटी। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके दे दीजिए, और मैं आपको 5-10 सेकंड का समय देता हूँ। इतने में आपको नीचे कोई आंसर अपना लिख देना है, और फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं आप सीरियस हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमें जो है मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस लाने के लिए, और एग्जामिनेशन तक जो है लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, अगर हम बात करें इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट अगर बैरियर देखें तो स्टीरियोटाइपिंग को देखें ना, तो ये एक बैरियर है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में। हम कई सारे ऐसे कल्चर होते हैं ना जिसको हम स्टीरियोटाइप करते हैं, रूढ़िवादिता, जिसे हम जो है ना अपने मन में कुछ बैठा के रखे हुए हैं कि ये वाले लोग ऐसे करते हैं। जैसे नागालैंड के प्रति जो है ना काफ़ी रूढ़िवादिता है कि वहाँ के लोग जो है ना वो इंसानों को भी खा जाएंगे, वो हेड हंटर्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं वैसे। तो ये सभी जो है ना बहुत सारे ऐसे रूढ़ियाँ ऐसी जो है वो
अनवेरीफाइड फैक्ट्स भी हैं जो पहले के ज़माने में तो होते होंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये स्टीरियोटाइप बन चुका है तो लोग वहाँ जाने से डरते हैं, है ना? तो ज़रूर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में ये स्टीरियोटाइपिंग होता है, और हम जब कम्युनिकेट करते हैं उनसे तो हमारे जो संचार है इसमें ये चीज़ें जो है ना हमारे मन में बैठी रहती हैं, तो ये एक बैरियर के तौर पे काम करने लगती हैं। तो स्टीरियोटाइपिंग तो बिल्कुल सही होगा, 1 होगा ही होगा, है ना? इसलिए ये हट गया सी ऑप्शन, क्योंकि ओनली 3 एंड 4 बोला है। एथनोसेंट्रिज्म, देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने कल्चर को ही बेहतर बनाना, तो यानी एक मेजर बैरियर तो है ही इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर अपने ओन कल्चर को, अपने खुद के कल्चर को आप हमेशा सुपीरियर बताओगे दूसरों से, तो आप कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हो। वो चीज़ें जो अपने कल्चर नॉर्म्स को आप बताते हो, अच्छा देखिए अपने कल्चर नॉर्म्स को भले ही बताइए, लेकिन दूसरों को जो है ना आपको समझना होगा। अगर आप सभी कल्चर्स का रिस्पेक्ट करोगे तो उसको समझोगे। अगर आप पहले से ही बैठा के रखो नहीं मेरा ही कल्चर अच्छा है, जो मैं बोलूँ वही सही है, तो आप जो है ना कल्चरल बाउंड्रीज को पार नहीं कर पाओगे। तो एथनोसेंट्रिज्म यानी अपने जो कल्चर है इसके प्रति जो आपकी केंद्रीयता है, जो जातीय केंद्रितता जिसे हम कहते हैं, तो ये भी आपको एक बैरियर के तौर पे काम करता है। आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगा अगर आप जो है ना अंतर सांस्कृतिक संचार करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 तो होगा ही होगा। लैंग्वेज डिफरेंस, देखिए अगर भाषाई अंतर है, लैंग्वेज डिफरेंस है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट बैरियर होता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर भाषा अलग अलग होगा तो इससे आपको दिक्कत तो होगी ही। अलग अलग भाषा में आपको, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है तो भाषा के ही प्रयोग से करना है, तो लैंग्वेज डिफरेंसेस से तो बैरियर जरूर आता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में, तो 3 भी होगा, है ना। फीडबैक क्लैरिटी, है ना, तो देखिए फीडबैक क्लैरिटी जो है ना ये इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। तो जब भी हम फीडबैक क्लैरिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि सामने वाला फीडबैक दे रहा है, अगर वो स्पष्ट फीडबैक देगा तो हमें समझ में आ जाएगा। तो ये तो एक जो है ना फ़ायदा हुआ, ना कि नुकसान हुआ, है ना। एथनोसेंट्रिज्म वगैरह जो भी होता है इसमें अगर हम बात करें तो फीडबैक क्लैरिटी जो है ये अच्छी चीज़ है, बैरियर नहीं है ना। तो इसलिए ये नहीं होगा, तो 1, 2 एंड 3 यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इसीलिए 1, 2 एंड 3 यानी बी ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। रूढ़िवादिता, जाति केंद्रितता और भाषा भिन्नता, ये सभी जो है ना प्रमुख बाधा है। प्रतिक्रिया की स्पष्टता तो एक अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल्स इज प्राइमरली यूज इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? फर्स्ट इज मेमोरेंडम एंड सर्कुलर्स, सेकेंड इज फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉइज, थर्ड इज टीम मीटिंग्स, या फोर्थ इज ऑफिशियल नोटिस। बताइए इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चैनल मुख्य रूप से अधोलंबी संचार में उपयोग किया जाता है? ज्ञापन और परिपत्र, कर्मचारियों से प्रतिक्रिया, टीम बैठकें, या फिर आधिकारिक सूचनाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए जाके, और फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शन। Which of the following communication channels is primarily used in downward communication? Memorandums and circulars, feedback from employees, team meetings और official notices। बताइए, मैं आशा करता हूँ आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा इसका सही उत्तर। देखिए कम्युनिकेशन चैनल प्राइमरली अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात करें ना, तो इसमें मेमोरेंडम और सर्कुलर तो होता ही है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल कम्युनिकेशन में एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। अपवर्ड नीचे से ऊपर जाता है, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आता है। तो यानी कि यहाँ पर सुपीरियर होंगे, यहाँ पर जो है ना सीनियर लोग बैठे होंगे, वो नीचे अगर जूनियर को कुछ दे रहे हैं तो वो मेमोरेंडम और सर्कुलर ही तो देते हैं, है ना। मेमोरेंडम और सर्कुलर में क्या होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल होता है। तो यहाँ पर आप सर्कुलर्स वगैरह देते हैं, ऑफिशियल नोटिस देते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऊपर से ही तो आता है ना। ये चैनल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, टिपिकली मेमो, ईमेल या फिर फेस टू फेस कोई भी होता है तो उसमें भी ये शामिल होते हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल होगा मेमोरेंडम एंड सर्कुलर, तो 1 तो होना ही है, इसलिए ये तो हट गया, है ना। ओनली 2 एंड 4। इसके बाद देखें फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ अगर फीडबैक दे रहे हैं तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि एम्प्लॉयज़ नीचे हैं और जो सीनियर्स हैं वो ऊपर है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, है ना। तो यानी कि फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ये शामिल नहीं होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है। टीम मीटिंग, देखिए अगर टीम मीटिंग हो रहा है ना, तो टीम मीटिंग में आपको मालूम है कि वहाँ पर क्योंकि बराबर के भी लोग बैठे हुए होते हैं, वो भी आपस में डिस्कस करते हैं, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं हुआ। टीम जो है हमेशा एक स्तर पर रहता है, एक लेवल पर रहता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, है ना। ऑफिशियल नोटिस जो आता है ना, तो ये हमेशा ऊपर के ऑफिसर्स जो है वो नीचे की तरफ देते हैं, यानी कि ऑफिशियल नोटिस जो भी जारी होता है वो हमेशा
अपवर्ड से डाउनवर्ड यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ही होगा। जो ऊपर का लेवल होगा वहाँ से ही ऑफिशियल नोटिस जारी होता है, इसलिए 4 भी होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 4, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपको सुधारना होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन बना लीजिए 1 और 4, है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञापन और परिपत्र और आधिकारिक सूचनाएं। बाकी जो अगर हम बात करें कर्मचारियों से प्रतिक्रिया, टीम बैठक, ये जो है इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, टीम मीटिंग आप कह सकते हो कि होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि टीम मीटिंग क्यों नहीं होगा। देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, टीम मीटिंग हमेशा आपको मालूम है कि भाई एक टीम जो है ना वो कैसे काम करती है, एक लेवल पर रह के काम करती है। वहाँ ऑर्डर्स नहीं चलते हैं, बल्कि वहाँ पे कोलाबरेशन होता है। टीम का मतलब ही कोलाबरेशन होता है ना। तो इसलिए वहाँ पर जो है ना कभी भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। तो इसलिए 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which type of communication is most effective for conflict resolution in teams? First is vertical communication, second is formal communication, third is lateral communication and fourth is cross cultural communication. बताइए, टीमों में संघर्ष समाधान के लिए कौन सा संचार प्रकार सबसे प्रभावी है? ऊर्ध्व संचार, औपचारिक संचार, पार्श्व संचार या फिर अंतर सांस्कृतिक संचार? अगर टीम्स के बारे में हम बात करें ना, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि टीम हमेशा एक लेवल पे काम करेगा, है ना। तो अगर वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा तो या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होगा, यानी या तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा जो नीचे से ऊपर जाएगा, या फिर डाउनवर्ड होगा जो कि ऊपर से नीचे कम्युनिकेट करेंगे, जैसे सीनियर टू जूनियर या जूनियर टू सीनियर। तो ये तो बिल्कुल टीम में काम नहीं आएगा रेजोल्यूशन को, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वहाँ पर सुलझाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया, कोई संघर्ष या फिर कोई आपस में हमें मन मुटाव हो जाता है, किसी के बात पर हम जो है ना वो अग्री नहीं करते हैं, तो वहाँ पर कुछ जो है प्रॉब्लम आ जाता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए वर्टिकल कम्युनिकेशन काम नहीं आएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन वहाँ पर काम नहीं आएगा, बल्कि लेटरल कम्युनिकेशन का आएगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लेटरल कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये आपको जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है ना कॉलीग्स या टीम मेंबर्स के बीच में होता है, जो सेम हायरार्की पे होते हैं। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपस में आप ओपन डायलॉग के थ्रू बात कर सकते हैं, अपने एक दूसरे के बात को जो है वहाँ जवाब दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो टीम मेंबर्स कम्युनिकेट करते हैं लिटरली, तो वो डिस्कस करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इशूज़ को डायरेक्टली एक दूसरे से, जहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोलाबोरेशन के बारे में बात होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात होता है, कोलाबोरेशन के बारे में बात होता है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, तो ये दो कल्चर्स, दो संस्कृति के बीच में अगर संचार हो रहा है उसको कहते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने आज के इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? बताइए, गैर शाब्दिक संचार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? पहला है शारीरिक भाषा, दूसरा है आवाज का स्वर, तीसरा है लिखित नोट्स या फिर चौथा है मौन। बताइए, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, रिटन नोट्स या फिर साइलेंस। क्या है इन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, रिटन नोट्स और साइलेंस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर देना है। और इसी के साथ वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, आखिरी प्रश्न है। और यहाँ तक वीडियो को अगर आप देखे हो और अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, इस टाइप के प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर मैं क्वेश्चन अब लेके आ रहा हूँ, तो बहुत जो है आपके सपोर्ट की ज़रूरत हमें है। आप अगर सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज़ भी पहुँच पाएंगे, और हमें हमारा जो ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंचा सके, वो हमें कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन भी है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या गैर शाब्दिक संचार के बारे में बात करते हैं कि उसका एक एलिमेंट कौन सा नहीं है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज हमेशा याद रखिएगा कि ये एक एलिमेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। बॉडी लैंग्वेज में आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अपने शरीर के हाव भाव से, है ना, जो काइनेसिक्स हम कह रहे थे ना, वो यहाँ शामिल होता है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप चलते हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे जो है वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बहुत कुछ जो है ना वो डिपिक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना वो कन्वे करता है ना। तो अपना कहते हुए बहुत कुछ कह देते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। तो बॉडी लैंग्वेज इज अ की एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल मूवमेंट, ये सभी आ जाते हैं जो कि बिना किसी शब्दों के आप कन्वे करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत एसेंशियल होता है इमोशंस को कन्वे करने के लिए, है ना। अगर आप जो है ना वो संवेग, जो इमोशंस है उसको कन्वे करना चाहते हैं, अपना इंटेंशन दिखाना चाहते हैं, कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप कर पाते हैं। तो 1 तो होगा ही होगा, तो इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन हट गया।
टोन ऑफ वॉइस, वॉइस का टोन जो है ना ये भी करेक्ट है। टोन ऑफ वॉइस इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें फैक्टर्स बहुत सारे मौजूद होते हैं जैसे पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड इन्फ्लेक्शन, जो कि हेल्प करते हैं इमोशंस को कन्वे करने में। साथ ही साथ जो स्पोकन लैंग्वेज है ना इसके नुआंसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने में, आप जो बोल रहे हो उसमें आप किस टोन में बोल रहे हो, है ना, कैसे आप अपने बातों को रख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे बियॉन्ड द एक्चुअल वर्ड्स आप मीनिंग ऐड कर पाते हो, तो ये भी शामिल होगा। और नॉट पूछ रहा है ना, ये क्रॉस कर दीजिए क्योंकि ये सभी शामिल होता है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, है ना। यहाँ पर मैं गलती कर दिया था मैंने, फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, है ना। ठीक है, रिटन नोट्स, देखिए रिटन नोट्स जो होता है ना, यानी कि जो भी आपके लिखित नोट्स हैं, जो भी आप लिख रहे हो, तो राइट कैसे करोगे, जब शब्दों का इस्तेमाल करोगे, और शब्द का इस्तेमाल कभी भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं होता, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट पूछा है ना इसलिए। और अगर हम साइलेंस के बारे में बात करें तो साइलेंस भी एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। साइलेंस मतलब पॉज, आप कहाँ पे रुक रहे हो बोलते समय, लगातार आप बोलते नहीं रहना, कहाँ रुकना है, कहाँ साइलेंस। जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन पूछा या फिर कुछ आपने अपने ऑडियंस के मन में, आप चाहते हो कि कुछ उनके मन में जो है ऐसा एक ऐसी क्वेश्चन उनसे किया जाए कि जो उनके मन में एक ऐसा विचार पैदा करे, तो उसके लिए साइलेंस जरूरी होता है। साइलेंस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट कैन कन्वे अ वाइड रेंज ऑफ मैसेजेस, बहुत एक व्यापक जो है मैसेज ये कन्वे कर सकता है, जैसे अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, है ना। आप चुप हो जाते हैं तो इससे ही पता चल जाता है कि आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। डिसकम्फर्ट, मान लीजिए कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और बस आप चुप हो जाएं और उनके तरफ बस एक बार देख दें, तो उससे भी बहुत कुछ आप कन्वे कर सकते हैं, है ना। आप अपना इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, थॉटफुलनेस, ये सभी जो है ना कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, यानी संदर्भ के आधार पे, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर और कैसा सिचुएशन है वहाँ पर, उसके आधार पर जो है आप बहुत कुछ साइलेंस के थ्रू भी कन्वे करते हैं, और वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट होता है। और ये सही नहीं होगा, तो इसलिए ओनली 3 ऑप्शन जो होता है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओनली 3 यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा आज का जो लेक्चर है कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाला, ये आपको बढ़िया से समझ में आया हो। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए मैंने आंसर की यहाँ पर दे दिया है, तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डेली वो मिल जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और डेली जुड़ा करिए इन सेशन से, है ना। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।